नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्व। हमने कुछ दिनों से इस विषय की चर्चा का प्रारंभ किया है। अभी मोटे मोटे परंतु मूल तत्वों की बात की है। बहुत अधिक उसका विवेचन नहीं किया है और उसकी बारीकियों में नहीं गए हैं, उनका विस्तार भी नहीं किया है, क्योंकि हमें इस विषय को समग्रता में और तत्व और व्यवहार दोनों के संदर्भ में देखना है। अतः सुधीजन इन सूत्रों का, इन तत्वों का विस्तार तो कर ही लेंगे। हमें मूल में यदि समझना है तो संक्षेप में ही चर्चा करनी होगी। अभी हम इस विषय को देखेंगे कि आज तक हमने जिन तत्वों की बात की, उन तत्वों में से आज एक भी व्यवहार में दिखाई नहीं देता है, और इसलिए सामान्य जन की और शिक्षित जन की भी धारणा ये बनती है अथवा अभिप्राय यह बनता है कि ये तो सब व्यावहारिक नहीं है। आज के जमाने में ये तो नहीं चल सकता। हम अभी इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम वापस नहीं जा सकते। कभी कभी तो लोग कह देते हैं कि अरे आप क्या बैलगाड़ी के युग की बात करते हैं, ये तो आज संभव नहीं। कोई कहता है घड़ी की सुई आगे की दिशा में चलती है, पीछे नहीं चलती। तो ये सब हमने क्या किया है, तो सारे अनिष्टों को गृहीत मान लिया है। हम जितने भी व्यवधान हैं, उन व्यवधानों को साथ लेकर ही चलना चाहते हैं। ये व्यवधान विकास तो नहीं करने देते। विकास के रास्ते पर ये सारे व्यवधान हैं, तो भी हम उनको व्यवधान नहीं मानते हैं, और सही में जो विकास अवरुद्ध हो गया है उसी को विकास कह रहे हैं। विनाश के रास्ते को विकास कह रहे हैं। इतनी हमारी दृष्टि बदल गई है। हम गृहीतों को लेकर ही चलते हैं। तो यदि किसी विषय की सांगोपांग चर्चा करनी है, यदि किसी विषय की मूल में जाकर, गहराई में जाकर चर्चा करनी है, यदि किसी विषय की वास्तव में भारतीयता की दृष्टि से चर्चा करनी है, तो फिर हमें गृहीतों को छोड़ना पड़ेगा, तत्काल गृहीतों को छोड़ना पड़ेगा। ये बुद्धिमानी तो इसमें है कि ये हमारे गृहीत कैसे बन गए हैं, इसको ही हम देखें जरा। तो इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं तो इसके कौन से व्यवधान ऐसे खड़े हो गए हैं कि हमारा भारतीय दृष्टि से विकास का मार्ग अवरुद्ध होकर अभारतीय दृष्टि से विकास का मार्ग खुल गया है, और हम बड़ी तेजी से उस विकास के मार्ग पर चल पड़े हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं यही रास्ता होता है और कोई तो रास्ता ही नहीं होता है, ये तो आधुनिक नहीं है, अगर इससे अलग कुछ सोचा तो फिर हम कुछ अध्यायों में चर्चा करेंगे कि हमारे मूल तत्वों की जैसे हमने बात की, ऐसे मूल अनिष्ट कौन से हैं। हो सकता है कि मूल अनिष्ट आजकल जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं उस विषय के ना हो, आजकल जिसको उत्पादन कहते हैं उसके ना हो, परंतु ये मूल अनिष्ट जो है वो समग्र जीवन को लागू होते हैं, व्यक्तिगत जीवन को भी लागू होते हैं और समष्टिगत जीवन को भी लागू होते हैं, सृष्टिगत जीवन को भी लागू होते हैं। इसलिए इन अनिष्टों की चर्चा भी
मूल में जाकर ही करनी चाहिए। ऐसा पहला अनिष्ट है। अच्छा, हम अनिष्ट भी क्यों कहते हैं? अनिष्ट ये है कि जो भारत की दृष्टि से इष्ट नहीं है, उचित नहीं है, व्यवहार्य नहीं है, पारंपरिक नहीं है, भारत के स्वभाव के अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है, वह भारत के लिए अनिष्ट है। तो इस दृष्टि से हमारे मूल अनिष्ट कौन से हैं? इनको अगर देखें तो पहला सबसे मूल अनिष्ट है हमारी बदली हुई जीवन दृष्टि। जीवन दृष्टि किसको कहते हैं? जीवन और जगत को हम कैसे देखते हैं, हम कैसे समझते हैं, उस समझ के अनुसार हमारा व्यवहार कैसा होता है, उस उस दृष्टि के अनुसार, उस समझ के अनुसार हम व्यवस्थाएं कैसी बनाते हैं, उसको दृष्टि कहते हैं। तो भारत का अपना स्वभाव, भारत की अपनी दृष्टि हमने यदि छोड़ दी तो बाकी सारा ही धराशायी हो ही जाएगा। जैसे वृक्ष का यदि बीज ही बदल गया, दूसरा बीज ही हमने बो दिया, तो पहले वाला वृक्ष तो नहीं उगेगा, जो भी पनपेगा, जो भी विस्तरित होगा, वह तो दूसरा ही वृक्ष होगा। ये दूसरा है, वह गलत है, खराब है, ये अभी हम ना भी कहें, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, परंतु हमारे लिए वो ठीक नहीं है, इतना तो हमको कहना ही चाहिए। हमारे स्वभाव के अनुरूप नहीं, हमारी परंपरा के अनुरूप नहीं, हमारी व्यवस्था के अनुरूप नहीं, हमारी जीवन शैली के अनुरूप नहीं, इसलिए वह भारत के लिए अनिष्ट है। तो ये दृष्टि जो है जीवन और जगत को देखने की, वह दृष्टि हमने अभारतीय अपना ली है। यह दृष्टि कौन सी है? इस दृष्टि का जब विचार करते हैं तो हमारे सामने दो दृष्टि आती है, एक भारतीय है, दूसरी अभारतीय है। अब अभारतीय दृष्टि का अगर नाम देना है तो उसको सेमिटिक दृष्टि कहेंगे। सेमिटिक दृष्टि क्या है? और फिर इसके विरुद्ध में इससे अलग एक भारतीय दृष्टि है। एक को यदि सेमिटिक कहेंगे तो भारतीय को हिंदू ही कहना पड़ेगा, भले ही हम हिंदू शब्द को कितना ही वाद विवाद का मुद्दा बना दे और उसको नकारने पर तुल जाए, तो भी अंततोगत्वा बौद्धिक दृष्टि से हमें इसका स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हमें शास्त्रार्थ के लिए तत्पर तो रहना पड़ेगा, शास्त्रार्थ के लिए सिद्ध भी होना पड़ेगा। परंतु सेमिटिक और हिंदू, ये जो दो जीवन दृष्टियां हैं, उनमें हम तो युगों से, अपने उद्गम से, अपने स्वभाव से हिंदू दृष्टि से जीते आए हैं। जीवन और जगत को देखने का हमारा हिंदू दृष्टिकोण है, उसको हम अहिंदू दृष्टिकोण कह सकते हैं। तो हिंदू दृष्टिकोण से जो हमारा सारा जीवन बना है, अर्थात जीवन की रचना हुई है, उसमें अहिंदू दृष्टि का मिश्रण होना और घालमेल हो जाना और वह सर्वत्र व्याप्त हो जाना, ये हमारी सारी समस्याओं का मूल है। अब थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये अहिंदू या सेमिटिक दृष्टि क्या है। सेमिटिक दृष्टि का मूल एक तत्व है, वह द्वैत में मानता है। हमारे यहाँ भी द्वैत शब्द है,
परंतु उसका उसका अर्थघटन, उसका विवेचन बहुत अलग पद्धति से होता है। हम उसमें नहीं जाएंगे। द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि बातों में नहीं उलझेंगे। इधर इधर सेमिटिक दृष्टि में द्वैत का अर्थ क्या है? उसमें मूल है मैं वर्सेस ऑल, मैं वर्सेस सब, ऐसा द्वैत है। तो यह जो दृष्टि है वह कहती है कि मेरे लिए सारी दुनिया है। भारत की दृष्टि कहती है सारी दुनिया के लिए मैं हूं। मेरे लिए सारी दुनिया है तो फिर वह मेरे उपभोग के लिए ही बनाई गई है। भारत कहता है मेरे लिए सारी दुनिया नहीं बनाई गई है, यह दुनिया बनी है, उसका एक हिस्सा मैं हूं, तो मैं भी दुनिया का एक अंश हूं, भाग हूं, तो मुझे बाकी सबके साथ समायोजन करके ही रहना है। मैं दूसरों के लिए हूं, मैं सबके लिए हूं, ये भारतीय दृष्टि है। अब इस कारण से क्या होता है, मैं केंद्रीय हो जाता है, माने अपने लिए सब कुछ है। इसी में से जो सामाजिक व्यवस्था बनी, इसमें से सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो कुटुंब व्यवस्था बनी, कानून की व्यवस्था बनी, व्यवसाय की व्यवस्था बनी, वह सारी व्यक्ति केंद्रीय बन गई है। व्यक्ति केंद्रीय होने के कारण से वह स्वाभाविक है स्वार्थ केंद्रीय ही बनेगी। तो व्यक्ति केंद्रीय व्यवस्था अगर हमने अपनाई तो वह विनाश का, दारिद्र्य का, भौतिक और सांस्कृतिक संकटों का ही कारण बनेगा। ये तो दुनिया का अनुभव आज का कह रहा है। आज हमारे जितने भी संकट पैदा हुए हैं वो इसमें से ही पैदा हुए हैं। भारत की व्यक्ति केंद्रीय व्यवस्था नहीं है, वह कुटुंब केंद्रीय है। और कुटुंब भी तात्विक दृष्टि से भारत की मनीषा ने कैसे बनाया? तो कुटुंब का आधार है, मूल तत्व है, जो सर्वत्र ओतप्रोत है, वह आत्मीय संबंधों का है, कानूनी संबंध नहीं। व्यक्ति केंद्रीय रचना में, व्यक्ति केंद्रीय दृष्टि में कानून बनाने पड़ते हैं। कुटुंब केंद्रीय रचना में आत्मीयता के आधार पर रचनाएं बनती है। कानून यहाँ भी होते हैं, परंतु आत्मीयता का आधार सर्वसामान्य व्यवहार के लिए मूल होता है। आत्मीयता के आधार पर भारत की संपूर्ण समाज रचना का जो मूल इकाई बनी वह कुटुंब है। और कुटुंब का मूल तत्व है आत्मीयता, आत्मीयता पूर्ण संबंध। और इसलिए आत्मीय संबंध ये समाज व्यवस्था का आंतरिक, सर्वत्र ओतप्रोत ऐसा तत्व है। इस कुटुंब व्यवस्था में जो मूल संबंध है वह है पति और पत्नी का। अर्थात भारत की मनीषा ने जगत की जो मूल दो जातियां हैं, जो प्राकृतिक हैं, वे दो जातियां हैं स्त्री और पुरुष, उनको एक करने का, उनका एक आत्मीय संबंध, गहराई में आत्मीय संबंध निर्माण करके उसको कुटुंब के केंद्र में रखा, उसको संपूर्ण समाज रचना का मूल आधार माना। ये न्यूक्लियस है, यहीं से सारी रचनाएं विस्तरित होती हैं। एक तो स्त्री और पुरुष ऐसी दो जातियों की व्यवस्था हो गई और उनके संबंधों को एकात्म बनाया, आत्मीय बनाया। ये दो नहीं है, एक है, ऐसी कल्पना की। ये तो एक बात हुई। दूसरा इसका विस्तार जैसे ही होता है वैसे
स्त्री और पुरुष पति पत्नी बनते हैं और पति और पत्नी फिर माता पिता बनते हैं। तो दूसरी पीढ़ी शुरू हो गई। पीढ़ी दर पीढ़ी जो उतरता आता है वह परंपरा बनती है। तो परंपरा के रक्षण का केंद्र भी कुटुंब को बनाया और माता पिता और संतानों के जो संबंध हैं उनको एकात्म दृष्टि से डिफाइन किया। और तीसरा कुटुंब का संबंध है भाई बहन का। भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये तीसरा संबंध है सहोदर सहोदरी का, भ्राता भगिनी का, बंधु भगिनी का, भाई बहन का। ये आत्मीयता का संबंध है, ये एकात्मता का संबंध है। इस प्रकार से कोई भी जो यूनिट है उसमें आत्मीय संबंधों को 3 स्तरों पर डिफाइन किया। भाई और बहन ये विस्तार होता है, माता पिता और संतानें ये परंपरा बनती है, और पति और पत्नी ये एकात्मता का मूल बनता है। इस प्रकार से ये जो कुटुंब को डिफाइन करने की हिंदू पद्धति है अर्थात भारतीय पद्धति है, ये भारतीय मनीषा का व्यक्त रूप है, अत्यंत विलक्षण। इसी से चिरंजीविता आती है। इसी से आजकल सस्टेनेबल शब्द जो प्रयोग होता है वह तो इस चिरंजीविता के सामने कुछ भी नहीं है। इतने गहरे अर्थों में इसको अजर अमर चिरंजीव ऐसी जो व्यवस्था बनी है, यह भारतीय मनीषा का एक अद्भुत ऐसा नमूना है, अद्भुत ऐसा उदाहरण है। इस कुटुंब को हमने विस्तार किया। कहाँ तक विस्तार किया? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व हमारा कुटुंब ही है। इसका अर्थ है हम आत्मीय संबंधों से सबके साथ जुड़े हैं। केवल पति पत्नी ही आत्मीय संबंधों से नहीं जुड़े हैं, उस केंद्र से जो विस्तार होता जाता है वह संपूर्ण विश्व को अपने दायरे में लेता है। इसको मूल तत्व बनाकर अब सारी व्यवस्थाएं करो तो वह समग्र विकास की ओर ही ले जाती है और सुख और हित दोनों का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसको हमारी भाषा में कहा अभ्युदय और निश्रेयस, ये दोनों एक साथ रहते हैं। इसको कहते हैं ये अद्वैत है। जबकि अभारतीय दृष्टि में हित है तो सुख नहीं है, सुख है तो हित नहीं है। निश्रेयस के लिए अर्थात परम कल्याण के लिए अभ्युदय को छोड़ना है, अभ्युदय की ओर गए तो निश्रेयस नहीं मिलता है। ये द्वैतवादी दृष्टि जो है, ये द्वैत दृष्टि है जीवन और जगत की ओर देखने की। उसका केंद्र बिंदु मैं नहीं परंतु हम ऐसा बनेगा और हम का दायरा बढ़ता ही जाएगा तो आर्थिक तो क्या किसी भी प्रकार के अनिष्ट नहीं आते हैं। इस एकात्मता की साधना करना ये मनुष्य का व्यक्तिगत विकास है और इस एकात्मता के तत्व के आधार पर सारी रचनाएं बनाना ये समाज के लिए करणीय कार्य है। ऐसा समाज आश्चर्य नहीं कि अजर अमर होगा, क्योंकि इसमें शाश्वतता भी है और युगानुकूल परिवर्तन भी है। दोनों बातें एक साथ होना और दोनों परस्पर पूरक होना, दोनों परस्पर उपकारक होना, दोनों परस्पर सहायक होना, दोनों परस्पर का विकास करेंगे। ये भारत की मनीषा है, ये भारत की व्यवस्था है। तो पहला मुद्दा है जीवन दृष्टि का मूल व्यक्ति नहीं परंतु कुटुंब। इस कुटुंब में परमेष्ठी तक विस्तार करने की क्षमता है।
व्यक्ति केंद्री बनाने से सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है। कितने भौतिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक और व्यावहारिक रचना के प्रश्न उसमें से निर्माण होते हैं, इसका हमने कभी चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया। हम इन संकटों से ग्रस्त तो हो ही गए हैं, हम इन प्रश्नों को, कष्टों को भुगत तो रहे ही हैं। अब हमें चाहिए कि हम इनका भी विचार करें और मूल से शिक्षा में इसको लाकर नई पीढ़ी का मानस और बुद्धि और कर्तृत्व इस दिशा में विकसित करने का प्रयास करें। अभी इतना ही, एक ही मुद्दे की हमने चर्चा की है, व्यक्ति केंद्री जीवन दृष्टि और परमेष्ठि केंद्री जीवन दृष्टि, जिसका व्यावहारिक स्वरूप है कुटुंब केंद्री व्यवस्था। व्यक्ति केंद्री नहीं, कुटुंब केंद्री व्यवस्था। कुटुंब ये केवल कानून के आधार पर कुछ मनुष्यों के साथ रहने की, जीने की व्यवस्था नहीं है। वह आत्म तत्व के आधार पर, आत्मीयता के संबंधों के आधार पर बनी हुई रचना है, जिसका विस्तार होता है तो सर्वत्र दिखाई देता है। राजा प्रजा का पालक पिता होता है, ये कुटुंब ही है। कृषि करने वाला, अनाज पैदा करने वाला जगत का पिता कहलाता है, जगत का तात कहता है, तो वह समाज के अन्न की चिंता करता है, वह भी कुटुंब की ही व्यवस्था है। हम धरती माता कहते हैं, वह भी कुटुंब का ही एक्सटेंशन है। हम नदी को लोक माता कहते हैं, वह भी कुटुंब में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है, संज्ञा है। हम धरती को माता और आकाश को पिता कहते हैं, तो पंचमहाभूतों में भी हम कुटुंब के संबंधों को देखते हैं। हम बिल्ली मौसी कहते हैं और बंदर मामा कहते हैं, वो भी प्राणियों में कुटुंब की भावना की दृष्टि से देखने का ही उदाहरण है। हम चंदा मामा और सूरज दादा कहते हैं, ये भी तो वही है। तो हमने इस कुटुंब की भावना को इस प्रकार से अपनाया कि सबका हित और सुख, और एक व्यक्ति का नहीं, सबका सुख और हित एक साथ देखा जाए। Everything and anything will be taken care of with one concept. यही अद्भुत है वस्तु, इसी की ओर हमने अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो भारतीय दृष्टि और अभारतीय दृष्टि, इसके और दो बिंदु हम अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक जुड़े रहें, चिंतन यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार।